वहाँ रागिनी एक नागिन का रूप ले लेती है और अपना केचुल उतारती है। कौन हो तुम और मेरी बहू रागिनी कहाँ है? तुम उसका भेष लेकर क्यों घूम रही हो? कहीं तुमने मेरी बहू रागिनी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं की? नागिन बहू का ढाबा। मारो मारो, नहीं छोड़ेंगे। इसके समोसे खाने से हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं। जहरीले समोसे बेचती है, मार डालो इसे। ये क्या बोल रही हो बहन? तुम्हारे बच्चे तो सालों से हमारे ढाबे पर समोसे खा रहे हैं, आज तक कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। तो क्या कुछ होने का इंतजार करेंगे? तुम्हारे ढाबे से ही समोसे खाने के बाद गांव के सारे बच्चे बीमार पड़े हैं। हाँ, रागिनी गांव में ढाबा चलाती थी। उसके समोसे खाकर गांव के सभी बच्चे बीमार पड़ गए थे, इसीलिए गांव के सभी लोग रागिनी को मारने के लिए आए थे। तभी वहां पर उसकी सास सुषमा आ जाती है। रुक जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे ढाबे के समोसे जहरीले हैं तो सबसे पहले समोसों को मैं खाऊंगी। सुषमा बचे हुए 3-4 समोसे खा जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल सही सलामत रहती है। अब तो तुम लोगों को यकीन हो गया ना? चलो जाओ यहाँ से। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल ये सब पास में ढाबा चलाने वाली सुनहरी की चाल थी। सुनहरी अपने प्रियतम कालिया के साथ मिलकर रागिनी का ढाबा बंद करना चाहती थी। एक बार फिर वो कमीनी रागिनी मेरे हाथ से बच गई। हाँ, तुम चिंता मत करो डार्लिंग, मैं उस रागिनी को तो अच्छे से ठिकाने लगाऊंगा। तुम तो रहने ही दो। मैंने तुम्हें गांव वालों को भड़काने को बोला था, इसके लिए बच्चों के समोसों में जहरीली दवा भी मिलाई थी, लेकिन तुमसे वो काम भी ठीक से नहीं हो सका। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरा ये ढाबा बंद हो जाएगा। हाँ डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आज रात में मैं इसको ठिकाने लगाता हूँ। रात में जब रागिनी अपना ढाबा बंद करके जा रही होती है, तभी रास्ते में कालिया 3-4 गुंडों के साथ उसे घेर लेता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? जाने दो मुझे। आज तो तू किसी भी हालत में नहीं बचेगी। तेरी वजह से मेरी डार्लिंग मुझसे नाराज हो गई। रागिनी एक पत्थर उठाकर कालिया के सिर पर मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते रागिनी के सामने रास्ता खत्म हो जाता है। रागिनी पूरी तरह से डर जाती है। कालिया के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। तभी कालिया वहाँ आ जाता है। बहुत हीरोइन बनने का शौक है ना तुम्हें? अभी बताता हूँ। कालिया चाकू निकालकर रागिनी के पेट में मार देता है। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कालिया रागिनी के पेट में चाकू मार देता है और वहाँ से चला जाता है। क्या बात कर रहा है तुमने रागिनी नाम का कांटा हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हटा दिया। क्या बात है? तेरे रास्ते जो भी आएगा उसे पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। रात भर घर नहीं आने से सुषमा रागिनी का इंतजार कर रही थी। अरे रामू भैया, हमारी बहुरिया को कहीं देखे हैं क्या? बड़ी झांसी की रानी बनी फिरती है तेरी बहू। बहू लोगों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। इधर कालिया और सुनहरी खुश हो रहे थे। सुनहरी गांव में रागिनी के भाग जाने की अफवाह फैला रही थी। कल रात मैंने अपनी खिड़की से उस रागिनी को किसी लड़के के साथ गांव से बाहर जाते देखा था। हाँ, पति तो शहर में रहता है, किसी और पर दिल आ गया होगा, उस लड़के के साथ भाग गई है वो। हाँ नहीं, मेरी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती। सुषमा थक हार कर ढाबे पर आ जाती है। वहाँ पर रागिनी समोसे बना रही होती है। उसे देखकर सुषमा उसे गले लगा लेती है। कालिया और सुनहरी रागिनी को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि तुमने उसका काम तमाम कर दिया है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये बच कैसे गई। कल रात मैंने खुद इसे अपने हाथों से मारा था। कहीं तुम फिर से दारू पीकर लुढ़क तो नहीं गए थे ना, और मुझे झूठी कहानी सुना रहे हो? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बच कैसे गई। मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए इस गांव से कट लो। अगर इस रागिनी ने किसी को कुछ बता दिया तो मुश्किल हो जाएगी। कालिया उसी दिन गांव छोड़कर चला जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से रागिनी के भाव काफी बदले हुए लग रहे थे। अरे बेटा, तुम तो हमेशा दाहिने हाथ से काम करती थी, आज बाएं हाथ से क्यों कर रही हो? वो बस ऐसे ही माँ जी। दिन ब दिन रागिनी के बर्ताव बदलते जा रहे थे। एक दिन सुषमा को ढाबे के पीछे सांप का केचुल मिलता है। ये देखकर सुषमा पूरी तरह से डर जाती है। हाय राम, लगता है हमारे ढाबे के आसपास कोई जहरीला नाग घूम रहा है, संभल कर रहना पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। सुषमा को कभी ढाबे के आसपास तो कभी घर में नाग नजर आने लगते हैं। ये देखकर सुषमा को रागिनी पर शक होने लगा।
एक दिन सुषमा रागिनी का पीछा करने लगी। सुषमा रागिनी का पीछा करते हुए जंगल के किनारे एक तालाब के पास पहुंचती है। वहां रागिनी एक नागिन का रूप ले लेती है और अपना केचुल उतारती है। कौन हो तुम और मेरी बहू रागिनी कहाँ है? तुम उसका भेष लेकर क्यों घूम रही हो? कहीं तुमने मेरी बहू रागिनी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं की? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो आपकी बहू की मौत का बदला लेने आई हूँ। ये क्या कह रही हो? मेरी बहू की मौत? किसने मारा है उसे? सुनहरी ने अपने प्रियतम कालिया के 2-4 गुंडों के साथ मिलकर आपकी फूल सी मासूम रागिनी का कत्ल कर दिया। अरे मेरी बेटी रागिनी, फिर तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रही हो? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। एक बार जब कड़ी धूप में मैं अपने बच्चे के साथ सपेरे से बचकर भाग रही थी, तब आपकी रागिनी ने मुझे अपने ढाबे का दूध पिलाया था। उस रात जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि कालिया और उसके गुंडे रागिनी का कत्ल कर कर भाग रहे हैं। इसीलिए मैं उसकी मौत का बदला लेकर उसका ये एहसान चुकाना चाहती हूँ। मेरी बहू के कातिलों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। ना जाने वो कालिया किस बिल में जाकर छुपा है। कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। सुषमा और नागिन मिलकर कालिया को पकड़ने का प्लान बनाती हैं। हमें अब उसे उसके ही जाल में फंसाना होगा। वो कैसे? हम सुनहरी का पीछा करेंगे। वो जरूर कालिया से मिलने जाती होगी और इस तरह हम कालिया तक पहुंच जाएंगे। उस रात नागिन सुनहरी का पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए वो जंगल में पहुंच जाती है, जहां कालिया अपने गुंडों के साथ दारू पी रहा होता है। नागिन कालिया को देख लेती है। ये लो, मैं तुम सबके लिए खाना लेकर आई हूँ। जब तक मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, तब तक तुम यहीं छुप कर रहोगे। ऐसे ही खाना और दारू मिलता रहेगा तो हम यहीं पर अपना घर बना लेंगे। सुनहरी खाना देकर वहां से चली जाती है। तभी नागिन सुनहरी का रूप लेकर कालिया के सामने आ जाती है। क्या हो गया तुम्हें? मेरे बिना रहा नहीं जा रहा है क्या? तुम्हारे बिना मुझे मन ही नहीं लगता। आज रात चलो हम घर पर चलते हैं। कालिया सुनहरी के पीछे लगता है। नागिन कालिया को रागिनी के कत्ल वाली जगह पर ले जाती है। ये तो वही जगह है जहाँ पर तुमने रागिनी का कत्ल किया था। नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। कालिया उसे देखकर डर जाता है। कौन हो तुम? रागिनी के बारे में कैसे जानती हो? तुमने धोखे से रागिनी का कत्ल किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नागिन कालिया और उसके दोस्त को डस लेती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है और नागिन बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर सुषमा आ जाती है। क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो बेटा। नागिन अपनी आंखें खोलती है, लेकिन इस बार वो रागिनी के भेष में होती है। बहू, तुम? हाँ माँ जी, उस नागिन ने मुझे अपना शरीर देकर वापस जिंदा किया है। नागिन के नागलोक जाने का समय आ गया था। उसे मुक्ति मिल गई और उसने मुझे जीवन दान दिया है। सुषमा और रागिनी फिर से अपना ढाबा चलाने लगती हैं। कालिया की मौत के बाद सुनहरी वो गांव छोड़कर चली जाती है। जादुई 3 सिलाई मशीन। कसम सुई धागे की, अब के इन मशीनों को चुराकर ऐसी जगह फेंक दूंगा कि कभी दिखाई भी नहीं देंगी ससुरी। अरे नाग, नाग, ये सिलाई मशीनें तो नाग बन गई। अरे कोई बचाओ मुझे। ये कहानी है देवपुर गांव की। देवपुर गांव में 3 बहनें अंजू, मंजू और संजू अपने चाचा जगत के साथ रहती थीं। जगत को सब जगत चाचा कहकर बुलाते थे। अंजू, मंजू और संजू तीनों बहनें सिलाई का काम करती थीं और उनके माता पिता कई साल पहले ही चल बसे थे। उनकी दर्जी की एक छोटी सी दुकान थी और तीनों उसी में बैठकर कपड़ों की सिलाई करती थी। वे मेहनत तो बहुत करती थीं, मगर फिर भी उनकी आमदनी बहुत कम होती थी, क्योंकि लोग उन्हें सिलाई के बहुत कम पैसे देते थे। अंजू बेटी, मेरे कपड़े सिल गए हैं क्या? हाँ चाची, सिल गए हैं। 50 रुपए दे दो। हैं? 50 रुपए? ना बेटी ना, मैं तो 30 रुपए दूंगी। पर काहे चाची? अरे मैं तो तुम्हारी गरीबी पर तरस खाकर तुमसे कपड़े सिलवाने आ जाती हूँ, नहीं तो बच्चू बहरा से नहीं सिलवा लेती। ये सुनकर तीनों बहनें चुप हो जाती हैं। एक दिन उनके जगत चाचा उनसे कहते हैं, सुनोरी मेरी लाडली भतीजियों, तुम्हारी सिलाई से तो पेट भर नहीं सकता, इसीलिए जंगल में जाओ। जंगल में जाकर हम नाच गाना करेंगे चाचा। सुनोरी मेरी लाडली भतीजियों,
नाच गाना नहीं करना है, बल्कि जंगली फल और सब्जियां इकट्ठा करके लाना है, समझी? तो ऐसे बोलो ना जगत चाचा, ये काम तो हम कर ही लेंगे। हाँ। अंजू, मंजू और संजू तीनों बहनें जंगल से फल और सब्जियां लेने के लिए चली जाती हैं और दोपहर तक जंगल में भटकती रहती हैं। फिर वो तीनों एक कुएं के पास आती हैं और खाना खाने बैठ जाती हैं। खाना खाते समय अंजू अपने हिस्से की एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके कुएं में फेंकते हुए कहती है, हो सकता है कि कुएं में मछलियां हो, मेरी एक रोटी से किसी को तो खाना मिल जाएगा। अंजू को ये करते देखकर मंजू और संजू भी अपने अपने हिस्से की एक एक रोटी तोड़कर कुएं में फेंक देती हैं और अंजू से कहती हैं, जब बड़की बहिना पुण्य दान करे तो छोटी बहनें काहे कंजूसी करें। लो, हम भी अपने हिस्से का एक एक रोटी का टुकड़ा कुएं में डाल देती हैं। ये कहकर वे तीनों बहनें अपनी अपनी रोटियां खाने लगती हैं, मगर तभी अचानक से कुएं के पानी में हलचल होने लगती है और कुएं का पानी ऊपर तक चढ़ आता है। फिर उसमें से एक मत्स्य कन्या प्रकट होती है। मत्स्य कन्या को देखकर तीनों बहनें हैरान रह जाती हैं। आप कौन हैं? मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। मैं हजारों सालों से इस कुएं में रह रही हूँ। तुमने मुझे भोजन कराया, इसीलिए मैं तुम तीनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बोलो, मैं पूरी कर देती हूँ। अंजू, मंजू और संजू तीनों बहनें मेहनती और ईमानदार थीं, इसीलिए वे मत्स्य कन्या से कुछ भी मांगना उचित नहीं समझती और उससे बोलती हैं, वो बात ई है मत्स्य कन्या जी की हम तीनों बहनें मेहनत और ईमानदारी में भरोसा रखत हैं। बस इसीलिए हाथ पसार के किसी से कुछ भी मांगने की हमारी आदत नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर मत्स्य कन्या उनसे और अधिक प्रसन्न हो जाती है और फिर कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर इतना याद रखना कि कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे यहाँ आकर आवाज लगा लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी। ये कहकर मत्स्य कन्या गायब हो जाती है और वे तीनों बहनें घर लौट आती हैं। फिर समय बीतता जाता है और कुछ दिन बाद उनकी दुकान कुछ ठीक चलने लगती है, मगर ये देखकर बच्चू बहरा और उसकी पत्नी सांवरी के तन बदन में आग लग जाती है। बच्चू बहरा गांव का सबसे चालाक और बेईमान किस्म का दर्जी था। वो कपड़ों की सिलाई करने के नाम पर लोगों को ठगता था। उन तीनों बहनों का काम अच्छा चलते देख वो अपनी पत्नी से कहता है, कसम सुई धागे की, उन तीनों बहनों का काम तो हमसे अच्छा चलने लगा है सांवरी। इसमें हम कर भी का सकत हैं। बच्चू बहरा थोड़ा ऊंचा सुनता था, इसीलिए सांवरी की इस बात का गलत मतलब निकालते हुए कहता है, हम मर भी सकत हैं। अरे हम काहे को मरे सांवरी, कसम सुई धागे की, उन तीनों की दुकान को खंडर नहीं बना दिया तो मेरा भी नाम बच्चू बहरा नहीं। तुमका जो करना है जल्दी से कर डाल बहरे वज्र, वरना उनका नहीं अपना दुकान खंडर हो जाएगा, समझा? सोए जाएगी? भला क्यों सो जाएगी? बच्चू बहरे की बातों से तंग आकर सांवरी चुप हो जाती है, मगर बच्चू बहरा मन ही मन अंजू, मंजू और संजू तीनों बहनों की दुकान बंद कराने की तरकीब सोचने लगता है। कसम सुई धागे की, अगर मैं उन तीनों बहनों की सिलाई मशीनें चुरा लूं तो वो पूरी जिंदगी मशीनें नहीं खरीद पाएंगी। बिना मशीनों के करेंगी भी क्या? बेचारी खुद ब खुद सिलाई करना छोड़ देंगी। यही सोचकर एक रात बच्चू बहरा अपने घर से ही चोर का रूप बनाकर निकलता है और अंजू, मंजू और संजू तीनों बहनों की सिलाई मशीनें चुराकर एक ठेली पर लाद देता है। फिर वो ठेली को खींचते हुए जंगल में ले जाता है और एक एक करके तीनों सिलाई मशीनों को कुएं में फेंक कर लौट आता है। सुबह होते ही तीनों बहनें दुकान से मशीनें गायब देखकर रोने लगती हैं। सिलाई मशीनों के बिना तो हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी। सत्यानाश हो उसका जिसने हमारी सिलाई मशीनें चुराई हैं। पर हमरा मशीनें चुराने वाला चोर कौन हो सकत है बहिना? तभी जगत चाचा कहते हैं, अरे मेरी लाडली भतीजियों, बच्चू बहरे के सिवा तो कोई हो ही नहीं सकता ना। जरूर उसी ने चुराई है तुम्हारी सिलाई मशीनें। मशीनें किसी ने भी चुराई हो जगत चाचा, पर वापस तो आ ही जानी है। पर कैसे बहन संजू? तुम दोनों तो भुलक्कड़ ही हो बहनों, भूल गई कि उस दिन मत्स्य कन्या ने क्या कहा था। ये सुनकर अंजू कहती है, यही कहा था ना कि कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो आवाज लगा देना। तो अब देर काहे की, चलो अब वही हमरा सिलाई मशीन ढूंढ कर देवेगी।
ये कहकर तीनों बहनें कुएं पर जाती हैं और अंजू कुएं के पास खड़ी होकर मत्स्य कन्या को आवाज देती है। मत्स्य कन्या, मत्स्य कन्या, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसीलिए कुएं से बाहर आओ। तभी अचानक से कुएं का पानी कांपने लगता है और फिर उसमें हलचल होने लगती है। फिर पानी उफनता हुआ ऊपर तक उठाता है और उसमें से मत्स्य कन्या प्रकट होती है। बोलो, क्या मदद चाहिए? किसी चोर ने हमारी सिलाई मशीन चुरा ली है। का आप हमारा सिलाई मशीन ढूंढने में कोई मदद कर सकत हैं? जलका रानी। हाँ, कर सकती हूँ। ये कहकर मत्स्य कन्या अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ती है और उसके मंत्र पढ़ते ही कुएं से एक एक करके उन तीनों की मशीनें बाहर आ जाती हैं। ये देखकर तीनों बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पहचान लो, क्या यही है ना तुम्हारी सिलाई मशीनें? हाँ हाँ यही है। हाँ हाँ यही है। हाँ हाँ यही है। तो जाओ, ले लो इन्हें। ये कहकर मत्स्य कन्या वापस से कुएं में चली जाती है। घर आकर अंजू कपड़ा काट कर जैसे ही सिलाई करने के लिए उसे मशीन पर रखती है, मशीन अपने आप ही चलने लगती है और चंद मिनटों में सुंदर पोशाक बनकर तैयार हो जाती है। ये देखकर अंजू हैरानी और खुशी से पागल होते हुए कहती है, अरे देखो, मेरी सिलाई मशीन तो जादुई सिलाई मशीन हो गई है। ये तो खुद ब खुद कपड़े सिलने लगी है। फिर तो कमाल हो गया बहना। अगर हमारी मशीन भी इस तरह का जादू दिखावेगी तो समझो बेड़ा पार हो जाएगा। फिर मंजू और संजू भी अपनी अपनी मशीनें चलाकर देखती हैं और खुशी से उछलने लगती हैं। अरे ये चमत्कार तो हमारा सिलाई मशीन भी कर रहा है। देखो तो अपने आप ही कैसे कपड़ा सिल रहा है। जरूर ये चमत्कार उस मत्स्य कन्या ने ही किया है बहनों। तूने बिल्कुल सही कहा अंजू बहन। उस दिन के बाद अपनी जादुई सिलाई मशीनों से कपड़ों की सिलाई करके बहुत जल्दी ही तीनों बहनों की किस्मत चमक उठती है। जादुई मशीनों से मिनटों में सुंदर पोशाक तैयार हो जाती थी और ग्राहकों को बहुत सुंदर भी लगती थी। इसीलिए गांव के सभी ग्राहक उनकी ही दुकान पर मंडराने लगते हैं। बच्चू बहरा और उसकी पत्नी सांवरी उनकी इस तरक्की से परेशान होते हैं। लो, बना लो उनका दुकान को खंडर। यहाँ तो हमरा ही दुकान खंडर बन गवा है। कौन लफंडर बन गवा है? कसम सुई धागे की, मुझको बता, सीधा कर दूंगा। चुप कर बहरे वज्र, हमारी दुकान खंडर बन गया है। हमरा दुकान समझा? कसम सुई धागे की, बरोबर समझा, पर ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं उन छोकरियों को बर्बाद करके रख दूंगा। ये कहकर बच्चू बहरा सांवरी को शांत कर देता है और फिर उसी रात उन तीनों बहनों की सिलाई मशीनें चुराने की कोशिश करता है। कसम सुई धागे की, अब के इन मशीनों को चुराकर ऐसी जगह फेंक दूंगा कि कभी दिखाई भी नहीं देंगी। ये कहकर वो मशीन उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है, तीनों मशीनें अचानक से काले नाग में बदल जाती हैं। अरे अरे नाग, ये मशीनें तो काले नाग बन गई। बचाओ रे, अरे कोई तो बचाओ। ये कहते हुए बच्चू बहरा वहाँ से भाग खड़ा होता है और घर पहुँचकर ही पीछे मुड़कर देखता है। उस दिन के बाद वो हमेशा के लिए अंजू, मंजू और संजू का बुरा सोचना बंद कर देता है और फिर उन तीनों बहनों की दर्जी की दुकान इतनी अच्छी चलने लगती है कि दूर दूर के लोग उनसे कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं।